शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासाम् विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः पवित्रितमुखानराः। आई औच सूत्र देख रहे थे हम। न्यासकार की दृष्टि से तीनों समाधान हमने देखे। प्रश्न था प्रत्याहारे अनुबंधानां कथम अजग्रहणेषु, और इसका उत्तर हो गया है आचाराद अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। न्यास में एक पंक्ति अंतिम में रह गई थी, देखिए। अप्रधान ये हेतु किस रूप में प्रस्तुत किया है कि अकार आदि जो वर्ण है वो तो स्वार्थ उपदिष्ट है, उनका स्वयं का ग्रहण हो जाए, और नकार आदि जो अनुबंध है वो परार्थ उपदिष्ट है, केवल अनादि संज्ञाओं के संपादन के लिए ही है। इसलिए परार्थ होने से नकार आदि अनुबंध तो अप्रधान है और अकार आदि वर्ण स्वार्थ हेतु से गृहीत होने के कारण प्रधान है ना। और जब प्रधान और अप्रधान दोनों में कार्य की प्राप्ति हो रही हो, किस कार्य की प्राप्ति हो रही है यहाँ दोनों में? संजित्व कार्य की प्राप्ति हो रही है। अच संज्ञा के संजी हो जाए ये दोनों, अकार आदि वर्ण भी और नकार आदि अनुबंध भी, इस कार्य की प्राप्ति हो रही है। तो प्रधान में भी प्राप्ति हो रही है, अप्रधान में भी। तो प्रधान में ही कार्य होगा, माने अच संज्ञा रूप कार्य प्रधान में ही होगा, अप्रधान नकार आदि में नहीं होगा, ऐसा कहा था। लेकिन जिज्ञासु ने फिर बीच में एक शंका की थी, तो जिस हेतु से चकार अप्रधान हो गया, उसी हेतु से इस अच संज्ञा में अकार भी तो अप्रधान है, क्योंकि वो भी संज्ञा बनाने में सहयोग कर रहा है, वो भी तो परार्थ है, वो भी जो है वो परार्थ हो गया। तो फिर उसकी भी आपके अनुसार जो है वो अप्रधानता हो गई, फिर उसकी संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो उसको बताया कि जैसे अच संज्ञा है, तो यहाँ पे संजी के रूप में जो प्राप्त हो रहे हैं अ ई उ न, री री क और ए ओ ग, आई औ च, ये सारे संजी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं ना। इनमें पहले नकार आदि के लिए तो समाधान दे दिया कि वो संजी के रूप में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो परार्थ है, अप्रधान है। अब बात आ गई अकार पर। केवल जो बीच वाले वर्ण हैं ई उ, उन पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो केवल स्वार्थी हैं, संज्ञा बनाने में उनका कोई सहयोग नहीं ना। संज्ञा बनाने में सहयोग तो अकार और चकार का है, बीच वाले ई उ आदि का संज्ञा बनाने में कोई सहयोग नहीं है। तो वो तो विशुद्ध रूप से अपने स्वरूप के ग्रहण के लिए ही है, वहां पर स्वार्थ हेतु के लिए ही है ना। संजी के रूप में उनका स्वरूप का ग्रहण हो जाए, इसी के लिए है केवल। तो इसलिए वो तो संजी के रूप में गृहीत हो गए। शंका केवल कहाँ हो रही है? जिसको हम आदि के रूप में पकड़ेंगे उसमें संज्ञा होगी। जैसे अच संज्ञा है तो अ आदि के रूप में है, इक संज्ञा है तो ई आदि के रूप में है, ऐसे।
तो उसके लिए फिर क्या समाधान दिया कि आपकी बात तो ठीक है, ये परार्थ भी है लेकिन ये स्वार्थ भी है। ये स्वार्थ भी है कैसे पता चला? समरूपम की अनुवृत्ति होने से, ठीक है। और चूंकि ये स्वार्थ भी है इसलिए ये अप्रधान नहीं होगा, इसको अप्रधान नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसका तो संजी के रूप में समरूपम इसकी अनुवृत्ति होने के सामर्थ्य से ग्रहण हो ही जाएगा, ठीक है। आप कहो कि स्वार्थ परार्थ दोनों हेतु से हो गया, माने प्रधान भी हो गया अप्रधान भी हो गया, ये इस तरह से देखें तो भी हमने इसमें प्रधान का ही कार्य क्यों किया, अप्रधान मान के कार्य क्यों नहीं किया? तो फिर वो अनुवृत्ति सामर्थ्य से अनुवृत्ति व्यर्थ हो जाएगी ना। नहीं तो अगर भाई नहीं ही लेना होता उसको तो समरूपम की अनुवृत्ति ना करते ना आचार्य। फिर आचार्य ने जो अनुवृत्ति की है समरूपम पद की सूत्रार्थ करते समय आदिरंत्येन संहिता का, उससे ज्ञापित हो रहा है कि भले ही ये जो आदि है यहाँ पर अकार आदि वर्ण कोई भी, वो भले ही परार्थ भी है, तो इसलिए भले ही उसमें कुछ गौणत्व अप्रधानता भी आ रही है, लेकिन फिर भी आचार्य के अनुवृत्तिकरण सामर्थ्य से उसको लिया ही जाएगा संजी के रूप में। वैसे तो दोनों धर्म है ना, लेकिन दोनों धर्म होने पर भी तो शंका हो सकती है ना, भाई ये जो अच का आकार है ये स्वार्थ हेतु से भी गृहीत है और परार्थ हेतु से भी गृहीत है। स्वार्थ हेतु से गृहीत है का मतलब उसका स्वरूप उपादान किया जाना है ना संज्ञा के। परार्थ इसलिए है क्योंकि अच संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया ना उसका। जैसे हमने नकार को या चकार को कह लीजिए अण संज्ञा लोगे तो नकार को जैसे हमने कहा कि वो परार्थ है, परार्थ माने संज्ञा बनाने के लिए है, वैसे अकार भी तो संज्ञा बनाने में उपयुक्त हो रहा है ना, तो परार्थ भी है और चूंकि उसका संजी के रूप में ग्रहण होता है इसलिए स्वार्थ भी है। तो अब भी प्रश्न रह जाएगा कि जब दोनों धर्म है आकार में, स्वार्थता भी और परार्थता भी, तो भी आप उसका स्वार्थता धर्म लेकर के ही उसको संजी क्यों, उसको प्रधान मान के संजी क्यों बना रहे हो? तो उसका उत्तर फिर यही है कि ऐसा नहीं करेंगे तो आचार्य का अनुवृत्ति करना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे का मतलब है कि इसको हम प्रधान धर्म से जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो ना करके अप्रधान धर्म से जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो कर देंगे माने उसको संजी के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। और संजी के रूप में नहीं ग्रहण करना यदि आचार्य को अभिष्ट है तो फिर समरूपम की अनुवृत्ति लाने का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता, ठीक है। और इसके बाद एक पंक्ति लिखी थी, देखिए, एतेन अनंतरोक्तेन कारणद्वयेन संज्ञा विधान काले अनुबंधानां सन्निधानम अभ्युपेत्य संज्ञायाः अभावः प्रतिपादितः। अब न्यासकार ये जो ऊपर दो हेतु दे चुके हैं ना, दो आंसर कर चुके हैं प्रश्न के, प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अजग्रहणो इषु न, इसके दो उत्तर दे दिए, आचाराद और अप्रधानत्वात्। तो इन दोनों का ही उपसंहार करते हुए ये पंक्ति लिखी है, एतेन अनंतरोक्तेन कारणद्वयेन, इन अनंतरोक्त दो कारणों से, ये अभी जो हमने दो कारण बताए हैं, या आचार्य ने दो कारण बताए हैं, इन दोनों कारणों से क्या किया गया? तो कहा संज्ञा विधान काले अनुबंधानाम सन्निधानम अभ्युपेत्य। इन दोनों कारणों में या इन दोनों समाधानों में कह लीजिए कि ऐसा स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया गया कि संज्ञा विधान काल में अनुबंध है उपस्थित। जब हम संज्ञा बना रहे हैं तब अनुबंध नकार आदि उपस्थित हैं। संज्ञा विधान काल में संज्ञा जैसे अच संज्ञा कर रहे हैं हम, तो उस समय में अनुबंधों का सन्निधान अभ्युपेत्य स्वीकार करके फिर संज्ञा नहीं होती उनकी, फिर ये प्रतिपादित किया गया है ना। भाई जब अच संज्ञा बना रहे हो, अण संज्ञा बना रहे हो, उस समय हमने क्या माना कि अनुबंध उपस्थित हैं, अनुबंध उपस्थित है, ये मान करके फिर आचार्य ने कहा है कि यद्यपि अनुबंध उपस्थित है फिर भी उनकी संज्ञा नहीं होती। अनुबंध उपस्थित है, हो सकती है उनकी संज्ञा, लेकिन फिर भी नहीं होती। उसके लिए दो हेतु दिए, आचाराद, आचार्य के व्यवहार से हमें पता चला, आचार्य की प्रवृत्ति से, ज्ञापक से पता चल गया, प्रवृत्ति रूप ज्ञापक से, और दूसरा अप्रधानत्वाद कि यद्यपि वो जब हम अच संज्ञा बना रहे हैं और उसके संजी देख रहे हैं तो वो अ ई उ के साथ साथ न आदि भी उपस्थित हैं, है ना।
और ऐसा मान करके फिर कहा गया कि यद्यपि उपस्थित हैं फिर भी अप्रधान होने से उनका संज्ञा में उनका ग्रहण नहीं होगा संजी के रूप में। ये हेतु दिए ना अभी तक। अब तीसरा हेतु कह रहे हैं कि लोपश्च बलवत्तरः। पहले दो हेतुओं में और इस तीसरे हेतु में क्या अंतर है इसको बताया जा रहा है। अब देखिए, इदानीं तत्र असन्निहितत्वादेव सा न भविष्यति इति प्रतिपादयितुम् आह। अब तीसरे हेतु से तो ये कहना चाहते हैं कि अब तत्र असन्निहितत्वादेव, वहां सन्निहित ना होने से, उपस्थित ही ना होने से, वहां उपस्थित ही ना होने से सा न भविष्यति। अभी बताएंगे, क्योंकि लोप हो गया ना पहले, इसलिए उपस्थित नहीं है। लोपश्च बलवत्तरः का मतलब यही तो है कि लोप बलवान है। लोप बलवान है इसका मतलब आप संजी के रूप में जैसे संज्ञा बना रहे हैं तो उस समय वो उपस्थित रहेंगे कि नहीं, तो कह रहे हैं कि उससे पहले ही लुप्त हो जाएंगे। अभी तक तो ये मान रहे थे ना कि हैं, इस पक्ष पे ध्यान नहीं दिया था ना लोपश्च बलवत्तरः पर, तो इसीलिए तो ये बात कही है न्यासकार ने। एतेन अनंतरोक्तेन कारणद्वेन संज्ञा विधान काले अनुबंधानां सन्निधानम अभ्युप्यत्य संज्ञायाः अभावः प्रतिपादितः। पहले दो कारणों से तो संज्ञा विधान काल में अनुबंधों का सन्निधान है, उपस्थिति है, ऐसा स्वीकार करके फिर भी उन नकार आदि अनुबंधों की संज्ञा नहीं होती, इस तरह से संज्ञा का अभाव प्रतिपादित किया गया था। अब क्या कर रहे हैं, इदानीं तत्र असन्निहित्वादेव, इदानीम अब तो, तत्र तत्र माने संज्ञा विधान काले, ठीक है, जो ऊपर वाली पंक्ति में था वही, तत्र माने संज्ञा विधान काले। अब तो जो समाधान दे रहे हैं उसमें ये मानेंगे कि संज्ञा विधान काल में असन्निहित्वादेव, अनुबंधों की असन्निधि होने से, उपस्थित ही ना होने से सा न भविष्यति। जैसे हम कोई ग्रुप बना रहे हो, एक आप बैठे हैं सब, तो आप हैं फिर भी आपको उस ग्रुप में नहीं रखा गया, एक बात है, और आप हैं ही नहीं, आप ही गायब हैं, तो कहां से ग्रुप में होंगे। ये दो अलग अलग स्थितियां है ना। तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि पहले वाले जो दो समाधान हैं वहां तो नकार आदि अनुबंध उपस्थित थे, उनकी संज्ञा की संभावना थी, फिर भी नहीं हुआ। और ये तीसरा जो समाधान दिखा रहे हैं कि वो है ही नहीं, पहले ही गायब है, ठीक है। तत्र असन्निहितत्वादेव सा न भविष्यति, सा का हाँ अच संज्ञा की बात है ना, सा अच संज्ञा न भविष्यति इति प्रतिपादयितुम् आह। ये प्रतिपादित करने के लिए आचार्य कहते हैं लोपश्च बलवत्तरः। न्यासकार को देखिए आगे, बलवान एव बलवत्तरः स्वार्थे एव तरप अल्पाचतरम इति यथा। बलवान को ही यहाँ बलवत्तरः कह दिया है। वैसे तो तरप जो है वो दो की तुलना में होता है ना, लेकिन ये कह रहे हैं स्वार्थ में ही कर दिया है। स्वार्थे एव तरप, स्वार्थ में तरप है। अल्पाचतरम इति यथा, जैसे कि अल्पाचतरम में होता है। ये जब न्यासकार अल्पाचतरम सूत्र की व्याख्या करेंगे ना तो वहां थोड़ा विशेष स्पष्ट करेंगे ये कि कैसे स्वार्थ में ही तरप मान रहे। सामान्य रूप से तो हम अल्पाचतरम में भी जो है वो स्वार्थ में नहीं मानते। दो पद है ना समास में हमारे पास, तो उनमें से कौन अधिक अल्प अच वाला है, ऐसा करते हैं। तो अल्पाचतरम ये जो है वो स्वार्थ में नहीं मानते सामान्य रूप से, लेकिन न्यासकार इसको स्वार्थ में मान रहे हैं और उसकी उपमा दे करके कह रहे हैं कि बलवान एवं बलवत्तरः, यहाँ पर भी स्वार्थ में माने। तो अनुबंधा ही इत्संज्ञकाः, अनुबंध कैसे होते हैं तो कहा इत्संज्ञकाः, अनुबंध इत्संज्ञक होते हैं। तेन तेषाम अच्संज्ञायाः प्रागेव तस्य लोपः इति लोपेन भवितव्यम। जब अनुबंध इत्संज्ञक होते हैं, इत्संज्ञक कैसे होते हैं, हलन्त्यम सूत्र से इत्संज्ञक होते हैं। तो अनुबंध इत्संज्ञक होते हैं तो उस कारण से तेषाम अच्संज्ञायाः प्रागेव तस्य लोपः इति लोपेन भवितव्यम, कि उनका तो लोप ही पहले हो जाना चाहिए। अच्संज्ञा से पहले ही तस्य लोपः, ये लोप हो जाना चाहिए। कारण क्या है, तस्य बलवत्वात्, उसके बलवान होने से। तद असताम, और जब वो रहेंगे ही नहीं, बलवान होने से लोप पहले हो गया। तो तद असताम तेषाम, असताम केशाम, नकारादीनाम अनुबंधानाम, कुतः संज्ञा, संज्ञा कहाँ से होगी, जब है ही नहीं तो संज्ञा कहाँ से होगी, वो तो पहले ही गायब हो चुके हैं, दर्शन हो चुका।
तस्यां च सत्यायां कुतो अजग्रहणेषु अचकार्यस्य संभवः। और तस्यां च सत्यां, तस्यां च कस्यां च, तस्यां अच संज्ञायां असत्याम, और अच संज्ञा के ही ना होने पर कथम अजग्रहणेषु अचकार्यस्य संभव। फिर अजग्रहणों में, अजग्रहण माने सूत्रों में, जैसे ही कोई अणची में जो अची है वो अजग्रहण कहा था ना इन्होंने, पहले व्याख्या ऐसी की थी। अजग्रहण माने सूत्रों में जहां कहीं भी अज का उच्चारण है वहां उसको अजग्रहण कह रहे हैं। तो कुतो अज, तस्याम च सत्याम माने अच संज्ञा ही ना होने पर, नकार आदि अनुबंधों की अच संज्ञा ही ना होने पर, कुतो अजग्रहणेषु अच कार्यस्य संभवः। फिर जहां जहां प्रदेश वाक्यों में अच ग्रहण है वहां पे अच कार्य का संभव कैसे होगा, नहीं हो सकता। बलवत्तम तु लोपस्य परत्वात्, और लोप बलवान क्यों है तो कहा परत्वात्, नित्यत्वाच्च, दो हेतु दे रहे हैं, परत्व हेतु से और नित्यत्व हेतु से। किसकी अपेक्षा परत्व दिखाएंगे, आदिरंत्येन संहिता की अपेक्षा। भाई आदिरंत्येन संहिता से संज्ञा करोगे पहले कि लोप करोगे, तो लोप परे है ना, तस्य लोपः। आदिरंत्येन संहिता तो एक एक का ही कार्य है और ये तो तस्य लोपः एक तीन का कार्य है। तो परत्वात्, वो आगे लिख रहे हैं, देखिए, संज्ञा शास्त्राधि लोप शास्त्रम परम, संज्ञा शास्त्र से लोप शास्त्र परे है। संज्ञा शास्त्र कौन है यहाँ पर, आदिरंत्येन संहिता, और लोप शास्त्रम तस्य लोपः। तो आदिरंत्येन संहिता की अपेक्षा लोप शास्त्र परे है, अतस्तस्यापि परत्वम, इसलिए लोप शास्त्र परे है तो इसलिए लोप कार्य भी परे हो गया। लोप सूत्र परे है ना, लोप करने वाला सूत्र, तो इसलिए लोप कार्य भी परे हो गया। पहले ये बोला है ना, बलवत्तम तु लोपस्य परत्वात्, लोप के परे होने से, तो लोप विधायक सूत्र परे है इसलिए लोप कार्य भी परे ही है। ठीक। कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्यत्वम, और दूसरा हेतु क्या दिया है, नित्यत्व। तो नित्यत्व के लिए कसौटी होती है। नित्य किसको मानते हैं, जो कृताकृत प्रसंगी हो। कृताकृत प्रसंगी हो माने प्रसंगी माने प्रसंग वाला, प्राप्ति वाला, है ना। जैसे धनी धन वाला होता है ना, वैसे ही प्रसंगी माने प्रसंग वाला। तो कैसे प्रसंग वाला, कृताकृत प्रसंगी, करने पर भी पाए और ना करने पर भी पाए, अर्थात किसी दूसरे कार्य के कर लेने पर भी जो पाए और ना करने पर भी जो पाए, किसी दूसरे कार्य के ना करने पर भी पाए, उसको कहते हैं कृताकृत प्रसंगी। तो जो ऐसा होता है वो उसको नित्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लोप के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि लोप कार्य नित्य है कि नहीं, तो लोप कार्य चाहे हम आदिरंत्येन संहिता से अच संज्ञा करें, चाहे करें तो करने के बाद भी प्राप्त है ना, और चाहे ना करें तो उस संज्ञा से पहले भी प्राप्त है, इसलिए उसको नित्य बता रहे हैं। देखिए लिख दिया है आगे, कृतायाम अपि संज्ञायाम लोपेन भवितव्यम, कि अगर आपने अच संज्ञा कर भी ली, पहले अचादि संज्ञाएं कर भी ली, तो भी जो मध्यवर्ती नकार आदि अनुबंध है उनका लोप होना ही चाहिए। अकृतायाम अपि, और अगर आप संज्ञा नहीं कर रहे हैं तो भी लोप की प्राप्ति है ही। न तो लोपे कृते संज्ञा भवति, कोई दूसरा कहे कि इस दृष्टि से तो संज्ञा भी तो नित्य है, चाहे आप लोप कर लो चाहे मत करो, है ना। तो उसको दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर हमने लोप कर लिया ना पहले, तो जिनका लोप किया है उनकी संज्ञा नहीं होगी, अलग की संज्ञा होगी ना। लोप नहीं करते हैं तो अलग की संज्ञा होगी, लोप कर लेते हैं तो अलग की संज्ञा होगी। न तो लोपे कृते संज्ञा भवति संज्ञिनाम असत्वात्, लोप होने पर फिर संज्ञा नहीं होती, संज्ञिनाम असत्वात्, उन संज्ञियों के, नकार आदि संज्ञियों के न रहने से। यद्येवम्, तो फिर जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि यद्येवम्, अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो यथा अजन्तः पातिनाम नकारादीनाम अनुबंधानाम प्रथमम लोपो भवति तथा चकारस्यापि स्यात्। यथा जैसे अजन्तः पातिनाम नकारादीनाम अनुबंधानाम, अच के मध्य में ही जो आ रहे हैं ऐसे नकारादि अनुबंध, उनका प्रथमम लोपो भवति, उनका पहले क्या होता है, लोप होता है। तथा चकारस्यापि स्यात्, उसी तरह से चकार का भी हो जाना चाहिए। अब
बात क्या है, पहले लोप कर रहे हैं। यहां तक यही सिद्ध किया ना कि हम पहले ही अच संज्ञा करने से पहले ही लोप कर देंगे। हेतु क्या है, लोपश्च बलवत्तरः। ठीक है, काशिकाकार ने तो लोपश्च बलवत्तरः कहा था, और लोप बलवान क्यों है उसका हेतु कोई पूछे तो न्यासकार ने दिखाया है परत्वात् नित्यत्वाच्च। परत्वात् नित्यत्वाच्च ये हेतु दिए ना, तो परत्व और नित्यत्व के कारण से बलवान है, ये दिखाया। तो अभी तक कुल मिला के यही दिखाया ना, संज्ञा करने से पहले अच संज्ञा से पहले ही लोप हो जाएगा, आदिरंतेन संहिता की प्रवृत्ति से पहले ही लोप हो जाएगा। ठीक, तो अब प्रश्न उठ गया कि अगर ऐसे लोप करोगे आदिरंतेन संहिता की प्रवृत्ति से पहले ही, जैसे अच संज्ञा बनानी है हमें, और आप लोप पहले ही कर रहे हो नकार आदियों का, तो जैसे नकार ककार गकार का किया वैसे ही चकार का भी लोप होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो जाएगा, है ना। और अगर वो लोप हो गया तो जैसे नकार आदि संज्ञा का संजी रूप में ग्रहण नहीं हो पा रहा ना, वैसे ही चकार जो हमें संज्ञा के भाग के रूप में चाहिए, संज्ञा के अंश के रूप में चाहिए, वो चकार भी नहीं मिलेगा। ये प्रश्न आ गया। तो इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है यद्येवम, अगर ऐसा करोगे माने कैसा करोगे, यदि आप संज्ञा करने से पहले ही लोप कर लोगे नकार आदि अनुबंधों का, तो यथा अज अंतःपाती नाम नकारादि नाम अनुबंधा नाम प्रथमम लोपो भवति, तो फिर जैसे लोप को बलवान मान के कार्य कर रहे हो, तो जैसे अच के अंदर आए हुए जो नकार आदि अनुबंध वर्ण है उनका प्रथमम लोपो भवति पहले ही लोप हो जाता है, तथा चकारस्यापि स्यात् वैसे ही चकार का भी लोप हो जाना चाहिए। ततश्च अज इति संज्ञा न निष्पद्यते, और फिर तो अचेय संज्ञा ही नहीं बन सकेगी। ततश्च अच इति संज्ञा न निष्पद्यते, फिर ये संज्ञा नहीं बनती है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं वचन सामर्थ्य तस्य प्राग लोपो न भवति। कोई अणचि आदि में अच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना आचार्य, इस वचन सामर्थ्य से ही, वो वचन सामर्थ्य मान लीजिए, या तो फिर आदिरंतेन संहिता में जो अंतेन इता सह ये कह रहे हैं, ये वचन सामर्थ्य अंत्य इत संज्ञक के साथ मिलकर संज्ञा बनती है। अगर आप च का भी लोप कर देंगे तो कहाँ संज्ञा बन पाएगी फिर। ठीक है, तो दोनों ही वचन सामर्थ्य हैं। जो प्रदेश वाक्यों में हमें कोई भी प्रत्याहार मिल रहा है, वहां पे जो अंत्यित संज्ञक वर्ण सुनाई पड़ रहा है, वो भी उदाहरण के रूप में वचन सामर्थ्य है। और मूल रूप में वचन सामर्थ्य देखें तो आदिरंतेन संहिता, यहाँ पे जो अंतेन संहिता कह रहे हैं वो वचन सामर्थ्य है। उस वचन सामर्थ्य से जिस वर्ण को लेके आप, जिस अंत्यित संज्ञक को लेकर के संज्ञा बनाना चाहते हो, उसका लोप नहीं होता है। यद्यपि लोपश्च बलवत्तरः हेतु ठीक है, लेकिन फिर भी उसका लोप नहीं होता है। जैसे पहले कहा था ना कि अ का ग्रहण तो हो ही जाएगा, क्यों, उसको भी वचन सामर्थ्य से ही कहा। एक तरह समरूपम की अनुवृत्ति ला रहे हैं, ये वचन सामर्थ्य है ना एक तरह से। इसी तरह से यहाँ पे आ गया कि वहां पे था कि उसको ग्रहण कैसे कर ले रहे हो, यहाँ पे है कि नकार का लोप क्यों नहीं कर दे रहे हो। तो यहाँ पे नकार का या चकार का जो भी अण संज्ञा है तो उसमें नकार पे प्रश्न उठ सकता है। यहाँ पे तो अच संज्ञा है, इसलिए नकार आदि के सादृश्य से चकार पे प्रश्न किया जा रहा है कि जैसे नकार आदियों का लोप करते हो वैसे चकार का भी क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसको उत्तर दे दिया वचन सामर्थ्य तस्य प्राग लोपो न भविष्यति। ये उत्तर समझ आया ना आप लोगों को। वचन सामर्थ्य के कारण से पहले लोप नहीं होगा। पहले माने किससे पहले, संज्ञा बनाने से पहले। ठीक है, लुप्ते वा तस्मिन् भूतपूर्वेण तेन सहितः अकारः संज्ञा भविष्यति। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लोपश्च बलवत्तरः के कारण से लोप हो गया पहले भले ही, लेकिन फिर भी आचार्य के वचन सामर्थ्य से, आचार्य कह रहे हैं ना अंतेनैता सह, इस सामर्थ्य से लुप्ते वा तस्मिन्, उस चकार अनुबंध के लुप्त हो जाने पर भी, अच संज्ञा के लिए बात कर रहे इसलिए अच चकार बोल रही हूँ, उस चकार इत संज्ञक अनुबंध के लोप हो जाने पर भी भूतपूर्वेण तेन सह, उस भूतपूर्व चकार अनुबंध के साथ अकारः संज्ञा भविष्यति, उस भूतपूर्व चकार अनुबंध के साथ ही मिलकर के अकार संज्ञा बन जाएगा। ठीक है,
अज अंतःपातीनां तु लुप्तानां नकारादीनां नार्हति संज्ञा भवितुम्। और फिर यही है तो कोई वहां लगाने लगे। फिर इसी तरह से नकार आदि भी जो है वो नकार आदि भी संज्ञा बन जाने चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं आगे की पंक्ति, अजंतः पाती नाम तू लुप्तानाम नकार आदि नाम। लेकिन अच के बीच में जो नकार आदि आए हैं जिनका हमने लोपश्च बलवत् तरह से लोप कर दिया पहले, च के लिए तो दो समाधान हो गए, पता चला ना हमें। चकार का लोप नहीं होता है वचन सामर्थ्य से, एक हेतु दिया। क्या वचन सामर्थ्य है? अंत्येन इतासह। या फिर दूसरा कह रहे हैं कि या फिर ऐसा मानो कि लोप हो जाता है फिर भी वचन सामर्थ्य से उसको वो जो भूतपूर्व चकार है उसी को साथ में लेकर के आकार संज्ञा बन जाएगा। ठीक। फिर कोई प्रश्न करे कि इसी हेतु से नकार आदि भी जो है वो संज्ञा बन जाए,